हेलो फ्रेंड्स। आज अपन धात्री अवस्था में पोषणात्मक देखभाल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये क्या होता है? मैंने आपको गर्भावस्था में भी बताया था कि जब माँ गर्भवती स्त्री होती है तो उसको अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार जब माँ दूध पिलाने वाली हो जाती है बच्चे के जन्म के बाद में, तब उसको भी अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये धात्री अवस्था या लैक्टेशन पीरियड क्या कहलाता है, के बारे में मैं आपको बताते हुए ये बताऊंगी कि धात्री अवस्था में पोषणात्मक देखभाल, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये जो कि अपना आज का टॉपिक है। तो धात्री माता किसे कहते हैं? माता जब अपने शिशु को स्तनपान कराती है और जब तक कराती है तब तक उस अवस्था को धात्री अवस्था तथा दूध पिलाने वाली स्त्री को ही धात्री माता या लैक्टेटिंग मदर और नर्सिंग मदर कहते हैं। माता का दूध हर एक शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे शिशु को कदापि वंचित नहीं करना चाहिए। 6 माह तक तो शिशु को अवश्य ही स्तनपान करवाना चाहिए, परंतु कई माताएं अपने शिशु को 2 से 3 वर्ष तक दुग्धपान करवाती हैं, जो कि उचित नहीं है। इससे शिशु को कोई भी लाभ नहीं होता तथा माता का स्वास्थ्य निरंतर निम्न होता जाता है। स्तनपान के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने शिशुआवस्था में पोषण में दी है आपको। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि शिशु के लिए माता का दूध अमृत तुल्य है। इसे प्रकृति ने केवल शिशु के लिए ही बनाया है। माँ के दूध में वे सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु की वृद्धि, विकास एवं पोषण के लिए निहायत जरूरी होते हैं। नवजात शिशु के लिए माता का दूध ईश्वर का वरदान है, जिसकी तुलना कभी किसी अन्य खाद्य पदार्थ से नहीं की जा सकती। मतलब उसका कोई सप्लीमेंट नहीं या सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि स्तनपान कराने से माँ को क्या लाभ होते हैं, मतलब एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर। स्तनपान कराने से माँ को मानसिक संतुष्टि मिलती है, एक खुशी मिलती है। वह शिशु को गोद में लेकर जब स्तनपान करवाती है तो आत्मविभोर हो जाती है, मतलब उसको एक अजीब सी आनंद मिलता है। माता और शिशु के बीच में एक भावनात्मक संबंध मजबूत बनता है। माता के दिल में शिशु के प्रति प्यार उमड़ता है। स्तनपान कराने वाली माताएं देर से गर्भवती होती हैं, क्योंकि स्तनपान प्रक्रिया एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि की तरह कार्य करती है। यदि माताएं लंबे समय तक शिशु को स्तनपान करवाती हैं तो वो देर से गर्भवती होती है, क्योंकि स्तनपान जो होता है वो एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है, गर्भ निरोधक का भी कार्य करता है। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है कि दूध पिलाते हुए भी माता कई बार गर्भवती हो जाती है। वो कोई टेक्निकल या कोई चिकित्सकीय रीजन होता होगा। स्तनपान से गर्भाशय अपने पूर्वाकृति को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इस क्रिया में गर्भाशय की पेशियों का संकुचन उचित ढंग से होता है। माता का शिशु को दूध पिलाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, अतः पैसे की बचत होती है। माता जब चाहे तब स्तनपान करवा सकती है। ये जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया, जब चाहे तब स्तनपान करवा सकती है, उसके अंदर भी कुछ बातें हैं कि इस तरह से स्तनपान के लिए उसको एक टाइम तो शेड्यूल बनाना ही चाहिए। अब मैं आती हूँ स्तनपान करवाने से शिशु को क्या लाभ होता है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट्स। माता का दूध सुपाच्य होता है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसमें वो सभी पोषक तत्व उसके वृद्धि और विकास के लिए होते हैं जो अन्य खाद्य पदार्थों में नहीं होते। शिशु के जबड़ों का व्यायाम होता है। शिशु को संक्रामक रोग होने की संभावना कम होती है, अतः वृद्धि एवं विकास उत्तरोत्तर गति से होता है। माँ के स्तनों में प्रारंभ के 2 दिनों में गाढ़ा पीला रंग का तरल पदार्थ निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये बहुत ही, वैसे तो ये कहा जाता है कि जितने भी मैमल्स होते हैं, चाहे पशु हो पक्षी हो, मतलब मैमल ग्रुप के जो होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं और वो अपना दूध पिलाते हैं, वो मैमल कहलाते हैं। उन सभी के दूध में ये कोलेस्ट्रम होता है जो बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें खनिज, लवण, वसा एवं प्रोटीन का अनुपात अधिक होता है। यह कोलेस्ट्रम शिशु के पोषक तत्वों के लिए अत्यावश्यक होता है, क्योंकि इससे वे सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो शिशु में रोग क्षमता, मतलब इम्यूनिटी पावर, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है।
जो बच्चे माता का दूध नहीं पीते हैं, देखा होगा कि वो जल्दी ही बीमार होते रहते हैं, और जो बच्चे पीते रहते हैं माता का दूध वो थोड़े स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी। माता के दूध पर पलने वाले बच्चे हष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ होते हैं। स्तनपान से शिशु की आंतों में एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि होती है, जो विटामिन बी भोजन के अवशोषण में मदद करता है। शिशु के पाचन तंत्र के अनुसार ही माता के दूध का संगठन होता है। प्रारंभ में ये पतला होता है क्योंकि शिशु का पाचन तंत्र अपरिपक्व होता है, किंतु जैसे जैसे शिशु के शरीर की परिपक्वता होती जाती है, दूध के रासायनिक संगठन एवं स्वरूप का परिवर्तन होता जाता है। ये प्राकृतिक रूप से दिया गया है, मतलब प्रकृति ने ही ऐसा कुछ बनाया है कि माता का जो दूध होता है वो शिशु के पाचन तंत्र जब अपरिपक्व होता है तो उस हिसाब से उसका स्रवण होता है, और जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती जाती है और पोषक तत्वों की बच्चे के शरीर में आवश्यकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दूध का रासायनिक संगठन और स्वरूप बदलता जाता है। माता का दूध हर एक मौसम में उचित तापक्रम पर उपलब्ध होता है। माता का दूध साफ, स्वच्छ, कीटाणु रोगाणु रहित होता है। स्तन से सीधे ही शिशु के मुंह में चला जाता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जब भी माता अपने बच्चे को स्तनपान करवाए तो वो अपनी ब्रेस्ट को जरूर साफ करे, और अपने शरीर को, जैसे कहीं से थकी हुई आई है, भागी हुई आई है, पसीने में लथपथ है, तो उस समय वो थोड़ा सा आराम करके अपने तापक्रम को, शरीर के तापक्रम को, अपने आप को, अपनी सांस को, इनको सामान्य रूप से करे और अपनी ब्रेस्ट को साफ करे, और उसके बाद ही वो शिशु को स्तनपान करवाए। 6 माह तक के शिशु के पोषण के लिए माता का दूध पर्याप्त होता है, परंतु 6 माह के बाद केवल माता के दूध से ही शिशु का पोषण नहीं होता है, अतः उसे पूरक आहार मतलब सप्लीमेंट्री फूड देना आवश्यक होता है, जैसे कि मूंग की दाल का पानी हुआ, या सेरेलक हुआ, या सूजी की खीर हुई। इस तरह के अन्य हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी। फिर उसके बाद में देखिए कि कैसे कैसे शिशु को माता को अन्य धात्री माता को अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कैलोरी है तो 1988 से पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मान्यता थी कि धात्री अवस्था में धात्री माता को प्रथम बच्चे के जन्म से 6 माह तक 1000 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। आपको मैं कैलोरी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, प्रोटीन, लोहा सबके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। इस समय फिर सिर्फ मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रोटीन जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि माता के स्तनों में 850 ml दूध का स्रवण हो रहा है तो उससे 10.2 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। इसलिए विकासशील देशों की माताओं को 18 तथा विकसित देश की माताओं को 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विकासशील और विकसित मतलब डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इसमें किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर माताओं को उतना पोषक तत्व नहीं मिल पाता जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज में मिल पाता है, क्योंकि वहाँ की माताएं ज़्यादा पढ़ी लिखी या अवेयर होती होंगी, या वहाँ पे सरकार की तरफ से भी उन पर ध्यान दिया जाता है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने जन्म से 6 माह तक के लिए धात्री माता के लिए साधारण स्त्री की अपेक्षा 25 ग्राम तथा 7 से 12 माह तक के लिए 18 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की प्रस्तावना की है। अब आइए आप आयरन पे या लोहे पे। माता के दूध में 0.03 से लेकर 36 mg मतलब प्रति mg 100 मिलीलीटर लोहा उपस्थित रहता है। 850 ml दूध में 0.25 mg से 3.1 mg लोहा उपस्थित होता है। अब कैल्शियम पर आते हैं। कैल्शियम 850 ml दूध से 290 mg कैल्शियम की प्राप्ति होती है। दूध में कैल्शियम की यह मात्रा माता के शरीर से ही प्राप्त होती है, अतः माता के आहार में कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि हर कैल्शियम माता के दूध से ही प्राप्त होता है, ऐसे अन्य तत्व भी बालक को माता के दूध से ही प्राप्त हो। अब आइए आप राइबोफ्लेविन पर। राइबोफ्लेविन 850 ml माँ के दूध में 0.32 mg राइबोफ्लेविन की प्राप्ति होती है। इसलिए माता के आहार में
राइबोफ्लेविन की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इसकी पूर्ति हो सके। आईसीएमआर के भोजन विशेषज्ञों ने जन्म से 6 माह तक के धात्री अवस्था के लिए 0.3 mg तथा 7 से 12 माह तक के लिए 0.2 mg राइबोफ्लेविन की दैनिक मांग की प्रस्तावना की है। मतलब इतना तो बढ़ा ही दिया जाना चाहिए। थायमिन, ये भी भोज्य विशेषज्ञों के अनुसार प्रति 1000 किलो कैलोरी के लिए 0.4 mg थायमिन की आवश्यकता होती है, जो कि धात्री अवस्था में कैलोरी मांग लगभग 100 किलो कैलोरी बढ़ जाती है, जैसा कि पहले अपन ने कैलोरी में पढ़ा था। 0.4 mg अतिरिक्त थायमिन की आवश्यकता होती है। नियासिन के लिए भोजन विशेषज्ञों के अनुसार 6.6 mg प्रति 100 किलो कैलोरी के लिए नियासिन की आवश्यकता होती है, इसलिए आहार में नियासिन की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए। आईसीएमआर के भोजन विशेषज्ञों ने 1993 में जन्म से 6 माह तक दूध पिलाने वाली माता के लिए साधारण स्त्री की अपेक्षा 4 mg तथा 7 से 12 माह के लिए 3 mg अतिरिक्त नियासिन की प्रस्तावना की है। मैं ये बता चुकी हूँ कि ये थायमिन, राइबोफ्लेविन मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनकी प्राप्ति के स्रोत मैं आपको बता चुकी हूँ। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, तो WHO के अनुसार माता के 850 ml दूध में 22 से 44 mg विटामिन सी उपस्थित रहता है, इसलिए माता के आहार में इसकी मात्रा जो होती है वो भोज्य विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन धात्री माता के आहार में 40 mg तक विटामिन सी की अधिकता होनी चाहिए। मतलब जितनी होती है उससे 40 मिलीग्राम अतिरिक्त होना चाहिए। धात्री माता के लिए एक दिन का संतुलित आहार उच्च दामों पर, मध्यम दामों पर तथा कम दामों पर निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा रहा है। इसे मात्र एक नमूना समझिए या एक आप वो समझिए कि जो मैं आपको भेज चुकी हूँ। ये जो जितनी भी तालिकाएं हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर मिडिल इनकम ग्रुप, हर किसी के लिए हर तरह का वैरायटी होती है, हर तरह के खाने के या खाद्य पदार्थ होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो जिसका जितना इनकम ग्रुप होता है, जो कम पैसा खर्च कर सकता है ठीक पैसा कर सकता है, ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि कम वाला ज़्यादा वाला अच्छा खा सकता है और कम पैसे जिनकी इनकम होती है वो कम खा सकते हैं। तो देखिए ये लो इनकम ग्रुप की जो मैंने तालिका बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपने गुड़ को यूज़ किया है। गुड़ के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इसी प्रकार पालक है, मौसमी सब्जियां हैं, भुने हुए चने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काजू किशमिश ये सभी खाएं, भुने चने आदि ले सकते हैं। ये है जो मध्यम आय वर्ग की, मतलब 1 डे डाइट प्लान फॉर लैक्टेटिंग मदर, मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें भी आप देखिए, और ये PDF के माध्यम से भेज चुकी हूँ। ये है 1 डे हायर इनकम ग्रुप के लिए है कि 1 डे डाइट प्लान फॉर लैक्टेटिंग मदर। इसमें जरूर उन लोगों ने बादाम, काजू किशमिश, आलू, पनीर, पराठा, अंडा, सेव, मतलब थोड़ी महंगी चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं जो कि हमें सस्ती चीज़ों उपलब्ध हैं। अब देखिए कि धात्री माता के लिए आहार नियोजन करते समय किन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। दूध, अंडा, मांस, मछली आदि भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि इनमें उत्तम प्रकार का प्रोटीन मिलता है। परंतु धात्री माता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है, जो कि मैं पहले की जो चार्ट्स हैं, जो कि उनके डाइट प्लान है, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी अतिरिक्त मात्रा जो होती है वो फलों का रस, सब्जियों का सूप, छाछ, तरल पदार्थ, ये जो मात्राएं होती हैं इनमें मिल जाती हैं। और इसमें आप ये देखिए कि धात्री माता जो होती है उसको तरल पदार्थों की अत्यंत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उसको जल भी ज़्यादा पीना चाहिए। दाल की मात्रा आहार में बढ़ा देनी चाहिए, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अनाज की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए। और जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं उसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो गर्भावस्था के अंदर कि अधिक मिर्च मसालेदार भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठ तला भुना एवं बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। कैल्शियम की प्राप्ति के लिए दूध एवं दूध से बने व्यंजन जैसे पनीर है, टॉफूज है या चीज़ है, इस तरह दूध है, दही है, इनका प्रयोग करना चाहिए।
और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप धात्री माता के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं और पोषक तत्व, अतिरिक्त पोषक तत्वों की मात्रा उसके खाने में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रकार की गलती नज़र आए या कोई बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।